राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सीडीपी सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारी 4 क्लासेस हो भी चुकी हैं और हम अच्छे खासे टॉपिक्स को कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, पहली क्लासेस में आपको सारी चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें सब कुछ बता दी गई, कैसे क्लास हुई, कितनी क्लासेस होंगी, कब तक हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसकी सारी बोर्ड सारी पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। खुद से भी आप पीडीएफ भी 1-2 बार खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमें जेंडर देखना है। जेंडर इससे पूछा कि जेंडर कैसा है, तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। कैसा है जेंडर? एक सामाजिक संरचना है, बायोलॉजिकल नहीं है। जो क्या है, सामाजिक है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है, और सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जबकि सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल यानी कि जैविक संरचना है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इक्वलिटी एंड जेंडर रोल्स, समानता और लैंगिक भूमिका। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, प्ले एंड स्टडीज। सर्टेन वे ऑफ कंडक्ट फॉर देयर। इक्वलिटी क्या होती है? समानता होती है। इक्विटी क्या होती है? समता होती है। इक्वलिटी तो समानता सब लोग जानते हैं। इक्विटी क्या होती है कि किसी को जरूरत के अनुसार किसी चीज को देना। जैसे किसी चीज को जरूरत है तो उस चीज को उस इंसान के पास उस चीज कमी है तो वहां पे उसको देना, वो क्या होगी? इक्विटी होगी। नीड को ध्यान में रखकर बेनिफिट देना क्या होगी? इक्विटी होगी। जैसे आरक्षण जिस हिसाब से लगाया गया था वो क्या इक्विटी के अनुसार दिया गया था, जरूरत के अनुसार स्टार्टिंग में। फिर आता है बेसिस ऑफ इनइक्वलिटीज, यानी कि असमानता के आधार। डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ सेक्स, सेक्स के रूप में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ एज, उम्र के रूप में डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ कास्ट, यानी जाति के अनुसार डिफरेंसेस हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फिर इसके बाद आता है हमारा जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और वुमन। ए पर्सन बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स, वर्क्स ऑन इवन थिंग्स इज प्री डिटरमाइंड बाई सोशल मेड जेंडर रोल्स। क्या होते हैं कि हमारे सोशल के द्वारा ही, जो हमारे समाज के अनुसार सारी चीज़ें पहले से ही कर दी जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों को करना पड़ेगा। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? लिंग रूढ़िबद्धता। Stereotype refers to our preconceived notions about some persons or group। यानी जो पूर्व धाराओं पे चल आ रही चीजें हैं वही चीज चलती रहती हैं, तो वो हमारी क्या होती है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लिंग रूढ़िबद्धता बन जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप पहले से ही चली आ रही हैं। ठीक है, जैसे जेंडर बाय लिंग पक्षपात मेल फीमेल में होता है। ठीक है, जेंडर पैरासिटी होनी चाहिए, जेंडर रूढ़िबद्धता नहीं है। इसके बाद आता है आपका जेंडर न्यूट्रल। जैसे टीचर, कैमरा मैन को हम लोग क्या कहते हैं? कैमरा पर्सन कहने लगे हैं। बैट्समैन को बैटर कहने लगे हैं क्योंकि इसमें मैन आ रहा है। देखिए तो मतलब मैन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, तो फिर बैट्समैन को बैटर कहा जाने लगा, चेयरमैन को चेयर पर्सन कहा जाने लगा। जेंडर स्टडी जैसे फैमिली में, मैरिज में, करिकुलम हो गया, एजुकेशन में हो गया, मीडिया में। इसी तरीके से आप जेंडर आइडेंटिटी देखें, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए। जेंडर आइडेंटिटी जैसे जेंडर रोल, जेंडर टाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस। इसके बाद आता है आपका हिडन करिकुलम। Hidden curriculum refers to the unwritten, unofficial, and often united lessons, values, and perspectives that students learn in school। जो कि क्या कहते हैं, बच्चे कहाँ पे? स्कूल्स में सीखते हैं। इसके बाद आता है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म एंड वैल्यूज। सभी सोसाइटी की क्या होती है? अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपनी संस्कृति होती है। हर समाज की क्या होती है? अपनी संस्कृति होती है, अपनी वैल्यू होती है। एवरी कल्चर क्लियरली demarcates the desirable and undesirable behavior in different social context। Socialization is the process of internalizing the norms and ideologies of society। किस चीज को हमें कैसे अडॉप्ट करना है? सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सामाजिकरण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की खूबियाँ क्या क्या हैं? सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जनरेशन टू जनरेशन चलती है, कल्चर टू ट्रांसमिशन होती रहती है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। सामाजिकरण औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होता रहता है, स्कूल में होता है, रेंडमली होता है। इंक्लूड्स बेसिक डिसिप्लिन। सामाजिकरण हमें अनुशासित करता है। बेसिक रूल्स कैसे? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी रूप में हम लोग कैसे सीखते हैं? जैसे फैमिली के अनुसार। सेकेंडरी में कौन सोशलाइजेशन कैसे होता है? स्कूल में हो गया, हमारे पड़ोसी हो गए, नेबर हो गए। रेसोसियलाइजेशन पूरा सामाजिकरण।
एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी कि प्रत्याशात्मक समाजीकरण। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? फैमिली होते हैं जो हमारे प्राइमरी भी होते हैं, एजुकेशन शिक्षा जो हम स्कूल्स में जैसे सीखते हैं, रिलीजन धर्म जो कि समाज बना दिया जाता है, पीयर ग्रुप साथी समूह के साथ जो भी सीखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स और मीडिया। एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स भी होते हैं। एक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं? जैसे स्कूल्स में हेल्थ क्लब हो गया, इको क्लब हो गया। पैसिव एजेंट्स के रूप में जैसे पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में कहाँ हम खुद से जाके सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज डिफाइंड एज नीड। इंग्लिश लैंग्वेज में हम मोटिवेशन यानी मोटिव को क्या कहते हैं? नीड दैट रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन। मोटिवेशन मतलब क्या होगा? नीड यानी जरूरत ही क्या है? मोटिवेशन है। टू वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली, दो वर्ड्स क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। मोटिवेशन, नीड। इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? लोकस ऑफ कंट्रोल जहाँ पे इंटरनल होता है वहाँ पे क्या हो जाता है? इंटरनल मोटिवेशन होता है, और जहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। स्किनर ने कहा कि अधिगम के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या है? राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे है। स्किनर ने क्या बताया था कि अधिगम करने के लिए, लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है वो क्या है? एक नेशनल हाईवे की तरह है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना, ये क्या है आपका? इंटरनल मोटिवेशन है। सीखने के लिए सीखना क्या है आपका? इंटरनल मोटिवेशन है। इसके बाद आता है आपका मोटिवेशन इन प्रेरणा और रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। मोटिवेशन क्या है? एक ब्रॉड प्रोसेस है, जबकि मोटिवेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है फॉर इनिशिएटिंग समथिंग, कंटिन्यूइंग एंड फाइनली अचीविंग। और रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है। अप्रोच इसका होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, फेल्योर ऑडियंस और मास्टरी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, प्रेरणा का चक्र के रूप में यहाँ पे 6 चीजें ली गई हैं NDA और GAR के रूप में। ठीक है, पहली चीज आपकी आवश्यकता होती है नीड की। सबसे पहले आपको किसी चीज की जरूरत होगी, फिर क्या होगा? आप में उस चीज का ड्राइव होगा, प्रणोद होगा दूसरी चीज यानी नीड ड्राइव। फिर क्या होगी? आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी यानी अराउजल होगा। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे? अराउजल होगा, आप उत्तेजना उत्पन्न होंगे। फिर उसके बाद आपके चौथे स्टेप आते हैं गोल डायरेक्टेड व्यवहार, दिशा निर्देशित आप व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो आप क्या करेंगे? उस चीज को अचीव करेंगे। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? अचीवमेंट होगी आपकी, आप उपलब्धि की तरफ जाएंगे। फिर छठे स्टेप में आप क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा अराउजल का, जो उत्तेजना आई थी उसमें जो आप चीजों को पा जाएंगे, तो जैसे अब नौकरी है, नौकरी पाने के बाद क्या होगी? आपकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होगी? अचीवमेंट पाने के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगी, उत्तेजना में कमी आ जाएगी, और फिर यही सर्किल आपका क्या होगा? रिसाइकिल होता रहेगा। और फिर उसके बाद हमें नीड यानी आवश्यकता होगी, फिर हमारे अंदर ड्राइव उत्पन्न हो जाएगा, फिर हमारे अंदर अराउजल उत्तेजना आएगी, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम उस तरफ जाएंगे, फिर हमें अचीवमेंट मिलेगी, और फिर क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना में कमी आएगी। फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस पूरा चलता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं का अनुक्रम। इनका पहला स्टेप क्या था? साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। इन्होंने 5 स्टेप्स में चीजों को डिराइव किया था। तो साइकोलॉजिकल स्टेप नीड्स में इन्होंने क्या बताया था? जहाँ पे हमको फूड की जरूरत होती है, ड्रिंक की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, टेम्परेचर की, एलिमिनेशन की, रेस्ट की, एक्टिविटी की, सेक्स एंड रिप्रोडक्शन भी इसी के अंदर आता है। एयर, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, ये सब चीजें कहाँ आती है? हमारी फिजिकल नीड्स। तो पहले स्टेप से इन्होंने किस चीज को ड्राइव किया था? फिजिकल नीड्स को ड्राइव किया था। उन सभी चीजों के अंदर ये सारी चीजें आती है, एक बार अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। उसके बाद जब हमारी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरे स्टेप पे, जो कि दूसरा स्टेप क्या है आपका? सेफ्टी नीड्स है। सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। जो हमारी मूलभूत चीजें पूरी हो रही हैं, तब हम क्या करेंगे? सुरक्षा की ओर जाएंगे, जहाँ पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे। जब हमारी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, तो हम इसके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम क्या देखेंगे? लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, प्रेम और संबंध की आवश्यकताएं, जहाँ फ्रेंडशिप जाएंगे, देखेंगे, इंटीमेसी होंगे, फैमिली होंगे, सीरीज ऑफ कनेक्शन देखेंगे, मतलब क्या करेंगे? हम लव की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप कहाँ पहुंचेंगे? स्टीम नीड्स यानी सम्मान की आवश्यकताएं। जब हमारी ये तीनों मूलभूत चीजें पूरी हो जाएंगी, तो हम कहाँ जाएंगे? सम्मान की तरफ। जैसे रेस्पेक्ट ढूंढेंगे, सेल्फ स्टीम देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, रिकॉग्नाइजेशन देखेंगे, पहचान देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, फ्रीडम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपनी इज्जत के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब हम ये सारी चीजें पा जाएंगे, तो हम आत्म सिद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे यानी डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। क्या करेंगे? सबसे अलग, सबसे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे यानी आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैस्लो की हायरार्की नीड्स किस पे थी? ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद का था। मिड डे मील आपका 1995 में शुरू हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा।
अब सेफ्टी नीड्स में हम थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं कि क्या क्या आते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, ठीक है, जैसे द एलिमेंट्स हो गया, फिजिकल इलनेस हो गया, तो इन सब चीजें से बचने के लिए। द थ्रेट्स इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन एंड फेमिलियरिटी। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंग, स्नेह की आवश्यकता क्या होगी, रिसीविंग एंड गिविंग लव, अफेक्शन, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेशन, एफिलिएटिंग, बीइंग पार्ट ऑफ ग्रुप, जहाँ फैमिली फ्रेंड वर्क के द्वारा हमें क्या होता है, एक प्यार की चाहत रहती है। फिर स्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता कहाँ पे होती है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, एसेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। फिर आते हैं कॉग्निटिव नीड्स यानी संज्ञानात्मक आवश्यकताएं, जैसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेनेशन, नीड फॉर मीनिंग एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एस्थेटिक नीड यानी सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं, यहाँ ब्यूटी इन आर्ट एंड नेचर सिमेट्री। फिर आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि, जहाँ रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल, जहाँ हमें अपनी पूरी पोटेंशियल का अनुभूति होती है। बिकमिंग एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल फॉर बिकमिंग, यानी हम आत्म सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप में। उसके बाद आएगा डेविड मैकलर्न्स नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बुक इन्होंने क्या लिखी थी, अचीवमेंट, मोटिवेशन यानी उपलब्धि और प्रेरणा। इनके स्टेप्स क्या थे, वही साइकोलॉजिकल नीड्स थी, सेफ्टी नीड्स थी, लव एंड बिलोंगिंगनेस था, स्टीम्स नीड्स थी, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स क्या कहती है, वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नीड्स फॉर अचीवमेंट क्या होती है, उपलब्धि की आवश्यकता। फिर नीड ऑफ पावर क्या होती है, सत्ता की आवश्यकता। फिर नीड ऑफ एफिलिएशन क्या होती है, संबंध की आवश्यकता। इसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया, असुविधा अभिविन्यास। फिर एक मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, पारंगत अभिविन्यास। क्या होता है, फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। विलियम मैकडूगल ने क्या बताया था, इंस्टिंक्ट थ्योरी दी, यहाँ 14 इंस्टिंक्ट्स यानी मूल वृत्तियां बताई, 14 संवेग के साथ यानी 14 इमोशन के साथ। इंस्टिंक्ट्स क्या क्या है और एसोसिएटेड इमोशन क्या क्या है, इस चीज को देखते हैं। इंस्टिंक्ट्स है आपकी कॉम्बैट और प्रेग्नेंसिटी यानी पलायन, तो इसमें हम देखते हैं एंगर, देखते हैं रिपल्सन, आक्रमण में कौन सा इमोशंस होता है, डिस्गस्ट, हेट, क्यूरियोसिटी में वंडर, सबमिशन यानी नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, फूड सीकिंग यानी अप्रिशिएट, सेक्स लस्ट, पेरेंटल केयर, टेंडर इमोशन, लव, ग्रीगरीनेस, लोनलीनेस, escape fear, appeal, distress, self assertion, positive self feeling, constructivism, feeling of creativeness, एक्टिविटीजनेस यानी फीलिंग ऑफ ओनरशिप, और लाफ्टर यानी कि एम्यूजमेंट। तो ये क्या थी आपकी कुछ इंस्टिंक्ट्स मूल प्रवृत्तियां थी और क्या थी उनसे रिलेटेड एसोसिएटिव इमोशन से। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का महत्व क्या है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, हमें अपना व्यवहार कंट्रोल करने के लिए। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। क्रिएटिंग द अटेंशन, अटेंशन को क्रिएट करने के लिए। रेडीनेस टू लर्न, पढ़ने के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और गोल अचीवमेंट, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। वेज टू मोटिवेट अ चाइल्ड, किस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय प्रेजिंग अ चाइल्ड, बच्चे को प्रोत्साहन देके। दूसरा है फोकसिंग ऑन द नीड, उसकी जरूरत पे फोकस करके। तीसरा है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का स्तर देख के। बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा। और पांचवा स्टेप आता है बाय क्रिएटिंग कंडक्टिव इन्वायरमेंट, कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चों को लुभाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो इन चीजों को याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। कॉग्निशन क्या है, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के लिए मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन कहलाती है। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो मानसिक प्रक्रिया हम मेंटल प्रोसेस करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, वही क्या होती है आपकी कॉग्निशन यानी कि संज्ञान कहलाती है। परसुइंग में 5 सेंसर्स होती है, एक मेमोरी, स्मृति इसी से आती है, रिकॉग्निशन यानी पहचान, रीजनिंग यानी तर्क, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी कि संप्रतिकरण, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान और डिसीजन मेकिंग इसी में रिलेटेड होता है। इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग इसी का हिस्सा है। कॉग्निशन और इमोशंस क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री कोई भी क्या होता है गुस्से, किसी को गुस्सा आ सकता है। इमोशंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, संवेगों की प्रवृत्तियां व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। और फियर, एंगर, लव 3 तरह के इमोशंस कौन बताए थे, वाटसन ने बताया था। क्या क्या बताया था, फियर, एंगर, लव किसने बताया था, वाटसन ने बताया था। इस चीज को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है कि फियर, एंगर, लव 3 तरह के इमोशन किसने बताए थे, तो वाटसन ने बताए थे। जो कि क्या होते हैं, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन पर्सन पे क्या होते हैं, वेरी होते हैं।
रैथस ने कहा था कि इमोशन कलर्स आवर लाइफ, इमोशन क्या करते हैं, हमारे जीवन में रंग भर देते हैं। किसने कहा था, रैथस ने बताया था। कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटररिलेटेड, संवेग व संवाद क्या है, अंतर संबंधित है, इंटररिलेटेड है कोग्निशन एंड इमोशन। इसके बाद आती है आपकी इमोशन इंटेलिजेंस। इमोशन इंटेलिजेंस क्या होती है, इस बुक को किसने लिखा था, डैनियल गोलमैन। इमोशनल क्वेश्चन एंड ईक्यू मैनेज करना, वेयर एम्पैथी यानी सहानुभूति, डायरेक्ट योर इमोशंस। EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, EQ क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, IQ से। EQ का फुल फॉर्म क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी क्या होती है, इन समबडी एल्स सोच, किसी के सोच को फुलफिल करना क्या होती है, एम्पैथी होती है। अरस्तु क्या कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को काफी अच्छे से देखिएगा कि अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु कहते हैं एनीवन कैन बिकम एंग्री, किसी कोई, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी गुस्सैल हो सकता है। दैट इज इजी, बट to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, गुस्सा कोई भी हो सकता है, लेकिन तो सही डायरेक्शन में सही आदमी के ऊपर सही जगह गुस्सा आना इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डिफिकल्ट है। इसके बाद आती है आपकी थ्योरीज ऑफ इमोशंस। फिर आती है आपकी क्या, थ्योरीज ऑफ इमोशन, जो कि पहली क्या है, जेम्स लैंग। फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, शारीरिक प्रतिक्रिया से संवेग उत्तेजित होते हैं। जेम्स लैंग क्या थ्योरी देते हैं इमोशंस के रूप में, कि शारीरिक प्रतिक्रियाओं से संवेग क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सेस स्टिमुलेट इमोशंस। फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, इमोशंस को इंटरप्रेट करते हैं, सारी प्रतिक्रियाएं संवेग से उत्तेजित होती हैं, ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कैनन बार्ड ने क्या होता है, इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्सेस, इमोशंस क्या होते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सेस को ब्रिंग करते हैं। फियर जो है, कांपना, जॉय क्या हो जाता है, टीयर। पहले इमोशंस बाद में फिजिकल, संवेगों से शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, पहले इमोशंस होगा फिर बाद में क्या होगा, फिजिकल हो जाएगा। स्कैस्टर सिंगर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशन, यानी संवेगों की विवेचना, आप खुद को कहानी क्या सुनाते हो, ये चीज इस चीज पे निर्भर करती है। इसके बाद है जजोक। जजोक ने क्या बताया, कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट, क्या बताया इन्होंने, जजोग इमोशन एंड कोग्निशन को अंतर संबंधित नहीं मानते। क्या बताया इन्होंने, स्वतंत्र रूप से बता दिया, ये दोनों से आपस में रिलेटेड नहीं किया है। जजोग के केस में आगे विरोध करने, जजोग इमोशन एंड कोग्निशन को अंतर संबंधित नहीं मानते, इनके अनुसार ये क्या है, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। कौन, कोग्निशन एंड इमोशन क्या है, इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। वाटसन ने कौन कौन से इमोशंस बताए थे, फियर, एंगर, लव, ये क्या होती है, जन्मजात होती है, भय, क्रोध, प्रेम क्या होती है, ये जन्मजात इमोशंस होती हैं। वाटसन के अनुसार फियर, एंगर, लव क्या होती हैं, जन्मजात इमोशंस होती हैं। डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन, संवेग की प्रमुख शाली का मोटिव क्या होता है, आपका लक्ष्य ही चीजें होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल कैथारिस, संवेगात्मक विरेचन, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना। संवेगात्मक दमन से क्या होता है, बाहर निकलना ही इमोशनल संवेगात्मक विरेचन होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोग्निशन। नेक्स्ट आता है आपका कोग्निशंस एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड, इंटरकवर, इंटरट्विन्ड, संज्ञान व संवेग क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। फुल रूप से जो मेन कंक्लूजन निकला आपका कि संज्ञान और इमोशन यानी कोग्निशंस और जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हालांकि जजोग ने क्या किया, इनका विरोध किया। जजोग ने बताया कि ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन जो हमें इतना देर से फाइनली कंक्लूजन निकल रहा है कि संज्ञान व संवेग अंतर संबंधित होते हैं, यानी कोग्निशंस एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी CDP की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप कम से कम 2 बार PDF से रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप एक बार क्लास करेंगे, 2 बार PDF से खुद से पढ़ लेंगे, ताकि चीज़ें आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगी। CDP का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर आप फुल मार्क्स CDP में बड़े आराम से ला सकेंगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ही आसान होती चली जाएंगी, ठीक है।
तो आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती है, क्लास की ड्यूरेशन जो छोटी होती है, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।